नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है सरसावा। इस सरसावा पुलिस स्टेशन में एक लोकेलिटी पड़ती है कौशिक विहार, और कौशिक विहार में एक परिवार रहता है, राठी परिवार। राठी परिवार में कुल 5 लोग हैं। अशोक राठी, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी सिंचाई विभाग में अमीन के पोस्ट पर काम करते हैं, और अशोक की उम्र है 40 साल। उनकी पत्नी साथ में रहती है 37 साल की अंजिता राठी, और साथ में रहती हैं 70 साल की बुजुर्ग माँ, अशोक की माँ विद्यावती, और अशोक के 2 बेटे, बड़ा बेटा 16 साल का कार्तिक और छोटा बेटा देव, जिसकी उम्र है महज 13 साल, यानी दोनों स्कूल गोइंग चाइल्ड है। 5 लोगों का ये भरा पूरा और खुशहाल परिवार है। घर के मुखिया यानी अशोक की सरकारी नौकरी है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर ये परिवार बहुत अच्छा है, और आसपास के लोगों से भी इस परिवार के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। कौशिक विहार कॉलोनी की ये बात है। होता ये है कि इसी सहारनपुर शहर में अशोक की 2 बहनें भी रहती हैं, जिनके साथ अशोक की फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। ये दोनों बहनें जो हैं वो मैरिड हैं, यानी अपने अपने परिवार के साथ वो दोनों बहनें भी सेटल्ड हैं। तो इनमें से एक बहन के पास 19 और 20 जनवरी की मिडनाइट को 3:12 पर एक एक करके 3 ऑडियो मैसेज पहुंचते हैं। व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज कोई और नहीं बल्कि उनका भाई अशोक राठी भेजता है, और इनमें एक मैसेज जो सबसे पहली बार भेजा गया, यानी जो पहला मैसेज था, उसका ड्यूरेशन है 1 मिनट 18 सेकंड। इस मैसेज में कुछ ऐसी बात लिखी है जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा, और अगर ये मैसेज कोई पढ़ ले तो फिर वो अपनी जगह पर बैठ नहीं सकता, वो बेचैन हो जाएगा और वो वहाँ से फौरन रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। मगर होता ये है कि बहन को ये मैसेज मिलता है रात को 3:12 पर, यानी मिडनाइट की बात है, 19 और 20 जनवरी की। 3:12 पर आमतौर पर लोग सो रहे होते हैं, तो बहन भी सो रही थी। सुबह जब बहन की नींद खुली और बहन ने अपना मोबाइल फ़ोन चेक किया तो देखा कि व्हाट्सएप पर भाई के 3 ऑडियो मैसेज आए हुए हैं। पहला मैसेज उसने प्ले किया कि इतनी रात को भाई ने क्या लिखा है, तो मतलब क्या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। तो जैसे ही पहला मैसेज प्ले किया, उस मैसेज में अशोक जो बात कह रहा था वो बहुत ही दहलाने वाली बात थी, डरावनी बात। अशोक ने ये कहा कि बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ को, तेरी भाभी को और अपने दोनों बेटों को मार दिया है। सबको मैंने गोली मार दी है, और अब मैं खुद को भी ख़त्म करने जा रहा हूँ। तुमसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम सभी के शव का अंतिम संस्कार जो है हमारे पुश्तैनी गांव खारी बांस में करना, और इसके अलावा मेरे हिस्से की जो भी प्रॉपर्टी है वो तुम और जो हमारी दूसरी बहन है, तुम दोनों आपस में बांट लेना। मैं चलता हूँ, मुझे माफ़ करना, अलविदा। अब ये मैसेज जब सुबह सुबह बहन ने पढ़ी तो उसके तो होश उड़ गए। उसने फ़ौरन अपनी दूसरी बहन को इसके बारे में फ़ोन पर जानकारी दी, जो कौशिक विहार में, जहाँ पर अशोक पूरे परिवार के साथ रहता था, उसके पास में रहती है। अब जब दूसरी बहन को ये जानकारी मिली एक और बहन के ज़रिए, एक और बहन के मार्फत, तो दूसरी बहन के भी होश उड़ गए। उसने अपने पति को और बेटे को और परिवार के दूसरे लोगों को फ़ौरन जो है अपने भाई के घर भेजा कि जाकर देखो अशोक और घर वाले, मम्मी और भाभी, ये लोग क्या कर रहे हैं। जाने से पहले सारे लोगों ने अशोक को, अशोक की पत्नी संजीता को, बुजुर्ग माँ विद्यावती को, सबको फ़ोन करना शुरू किया, यहाँ तक कि बच्चों को भी फ़ोन मिलाने लगे। मगर हैरानी इस बात की कि घर में जो 4-5 मोबाइल फ़ोन है, सभी के सभी मोबाइल नंबर अनआंसर्ड जा रहे थे। और जिस तरह का मैसेज अशोक ने मिडनाइट को भेजा था, और उसके बाद अशोक और घर के सारे लोगों के नंबर जिस तरह से अनआंसर्ड जा रहे थे, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राठी परिवार के जो भी नाते रिश्तेदार थे, यानी अशोक की दोनों बहनें, बहनोई, बच्चे, सारे लोगों की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे रिएक्ट करें और कैसे इस मामले का सच पता करें। तो दौड़ते भागते हुए नाते रिश्तेदार, बहनोई और ख़ासकर भांजा जो अशोक का है,
वो वहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो उनका हाउस है, जो मकान है, जिस मकान में वो किराए पर रहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर वो जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था, कोई चारा नहीं था। तो फिर दीवार पर एक लोहे की सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगाकर किसी तरह से दीवार पर चढ़े। दीवार पर चढ़ने के बाद लोहे की सीढ़ी से बालकनी तक पहुँचे। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन बालकनी की तरफ जो है वो किचन की खिड़की खुलती है और उस खिड़की में लकीली कोई ग्रिल नहीं था, बल्कि सिर्फ नेट लगा हुआ था, मॉस्किटो नेट, जाली जिसे कहते हैं, वो लगा हुआ था। तो ये जो भांजा है, इसने और बाकी कुछ मददगार लोगों ने उस जाली को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद पहले वो खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुसे और जैसे ही वो बेडरूम में पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर सारे लोगों के कदम ठिठक गए। बेडरूम में वही सब कुछ दिख रहा था जो सारी बातें अशोक ने आधी रात को अपनी बहन को ऑडियो मैसेज में भेजी थी। उस कमरे में फर्श पर अशोक की और कमरे में अलग अलग जगह पर अलग अलग, मतलब किसी की लाश बिस्तर पर थी, किसी की लाश फर्श पर थी, दरो दीवार पर खून के छींटे थे, खाली कारतूस के जो एम्प्टी कार्टिजेस होते हैं वो पड़े हुए थे, बुलेट का जो अगला हिस्सा होता है, लेड, जो किसी टारगेट में एम्बेड होता है या घुसता है, हिट करता है, वो सारी चीज़ें जगह जगह पड़ी हुई थी और पूरे मकान, पूरे कमरे में, बेडरूम में खून ही खून भरा हुआ था। अब आप सोचिए, जिस कमरे में 5 लोगों को गोली मारी जाए और वो भी एक से ज़्यादा गन शॉट, उस कमरे की हालत कैसी होती होगी। तो जो भी लोगों ने ये मंज़र पहली बार देखा, उनकी मुंह से चीख निकल गई, वो रोते चिल्लाते हुए बाहर आए, उन्होंने मेन डोर खोल दिया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और जैसे ही ये खबर कौशिक विहार से होते हुए सहारनपुर शहर में फैली, आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। सारे लोग इस बात को जानकर, सुनकर हैरान थे कि सरकारी नौकरी करने वाला 40 साल का एक शख्स, आखिर उसके परिवार में ऐसा क्या हुआ कि उसकी बुजुर्ग माँ, उसकी पत्नी और 2 जवान जहान बेटे, उनकी हत्या हो गई, उनको गोली मार दी गई। और क्या ये हत्या वाकई अशोक ने ही की थी और उसके बाद क्या खुद अशोक ने खुद को भी ख़त्म कर लिया था? ये सारे सवाल लोगों के मन में थे। एक सवाल तो जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और दूसरा ये कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो जो सीन ऑफ क्राइम में जो पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो कुछ देखा वो कुछ ऐसा था कि मौके पर 3 देसी पिस्टल, यानी कंट्री मेड पिस्टल जो है, 3 पड़े हुए थे फर्श पर, यानी, और कमरा जो है, ऐसे तो मकान ही पूरा बंद था और जिस कमरे में ये बॉडी मिली थी 5 लोगों की, वो कमरा भी बंद था, जो इस बात का सबूत था कि उसमें किसी बाहर वाले ने आकर कम से कम इस कमरे में इन 5 लोगों की हत्या नहीं की है। प्लस वो मैसेज तो था ही, ऑडियो मैसेज, जिसमें अशोक ये कबूल रहा था, क्लेम कर रहा था कि मैंने घर के सारे लोगों को मार दिया है और अब खुद को भी मारने जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि अशोक ने ही इस पूरे कांड को अंजाम दिया है और आखिर में उसने खुद को भी ख़त्म कर लिया है। तो मौके पर डेड बॉडीज़, गन, 3 देसी पिस्टल और गोलियां, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। दरवाज़ा बाहर से बंद था, जिसे देखने से ये लगता था कि ये सब कुछ अशोक का ही किया धरा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने सारे बॉडीज़ को रिकवर किया और उन बॉडी को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, यानी पोस्टमार्टम जांच के लिए भिजवा दिया। साथ ही सीन ऑफ क्राइम पर जो जो फॉरेंसिक एविडेंसेस पुलिस को मिले, पुलिस ने वो सारे एविडेंसेस लिफ्ट किए। इसके साथ ही पुलिस ने ये देखा कि जो उनका घर है उसमें किचन में नींद की गोलियों का एक रैपर भी पड़ा हुआ है और प्लस नींद की कुछ गोलियां भी है उसमें। पुलिस ने देखा कि पानी के कुछ बॉटल्स हैं और गिलास हैं जिसमें पानी है, और ये सब कुछ देखकर ये लग रहा था कि अशोक ने शायद इस घटना को अंजाम देने के लिए घर में जो वाटर प्यूरीफायर है, आरओ, उस वाटर प्यूरीफायर में उसने नींद की गोलियां मिला दी थी और रात को सोने से पहले सारे लोगों ने पानी पिया होगा। अशोक ने अलबत्ता खुद तो वो पानी नहीं पी, लेकिन बाकी सारे लोगों ने, घर के जो बाकी 4 मेंबर हैं, बीवी, माँ और 2 बच्चे, इन्होंने वो नींद की गोलियों वाला, सेडेटिव वाला पानी पिया और पीने के बाद ये चारों गहरी नींद में सो गए। अशोक पूरी प्लानिंग से था। जिस तरह से डेड बॉडीज़ अलग अलग जगह पर पड़ी हुई मिली, उसे देखकर ये क्लियर था कि उन सारे लोगों को अशोक ने सोए हुए हालत में ही हिट किया। अब अगर पहली गोली चले
तो जाहिर सी बात है बाकी के 3 लोगों की नींद खुल जानी थी और वहाँ कोई स्ट्रगल का निशान होता, कुछ ऐसी चीज़ होती। लेकिन पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखकर ये क्लियर था कि कोई भी स्ट्रगल का निशान वहाँ नहीं है, जो इस बात की पुष्टि करता था कि शायद अशोक ने इस घटना को अंजाम देने के लिए सबको नींद की गोलियों वाला पानी पिला दिया था और उसके बाद उसने सबकी हत्या की। अलबत्ता जो छोटा बेटा है देव, जिसका मैंने जिक्र किया 13 साल का, उसकी जो बॉडी है वो औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी को देखकर ये लगता था कि शायद जब ये मैसाकर, जब ये नरसंहार हो रहा था तो देव की नींद खुल गई थी। लेकिन इससे पहले कि देव शोर मचाता, अपने आप को बचा पाता, अशोक ने उसे भी हिट कर दिया और उसकी भी जान ले ली। इसके बाद अगर सीक्वेंस को हम समझने की कोशिश करें सर्कमस्टेंसेस के हवाले से, यानी जो परिस्थिति है, जो सीन ऑफ क्राइम है उसके हवाले से, तो ऐसा लगता है कि नींद की गोलियां मिला हुआ पानी पिलाने के बाद, सबको सुलाने के बाद, बड़ी खामोशी से 3 अलग अलग पिस्टल का इस्तेमाल करके उसने पहले 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की। फिर घर में बैठने के बाद उसने थोड़ी देर वो सुस्ताया, सांस वांस लिया। उसके बाद उसने अपनी बहन को एक फर्स्ट मैसेज भेजा जिसमें उसने ये सारी बातें लिखी कि बहन मुझसे गलती हो गई, मैंने सबको मार दिया और अब मैं खुद को भी ख़त्म करने जा रहा हूँ, मेरा अंतिम संस्कार गांव में करना, ये सारी बातें उसने लिखी। इसके बाद बैक टू बैक उसने 2 और मैसेज लिखे, जिन मैसेजेस में उसने अपने फाइनेंशियल सेविंग ट्रांजैक्शन इसके डिटेल दिए और अपना पिन कार्ड वगैरह सब कुछ बताया और ये भी कहा कि प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो तुम दोनों बहनें आपस में बांट लेना। तो इस तरह से उस रात को उसने 4 कत्ल किए। 4 कत्ल करने के बाद उसने खुद को ख़त्म किया और ख़ुद को ख़त्म करने से पहले उसने एक बहन को मैसेज में 3 ऑडियो मैसेज भेजे। और अगर इन ऑडियो मैसेजेस पर गौर करें और देखें तो ये ऑडियो मैसेजेस अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ये बताते हैं कि ये ऑडियो मैसेज ही जो है वो एक लास्ट नोट है। मौके से पुलिस को कोई नोट नहीं मिला। तो ये था पूरा सीन ऑफ क्राइम। लेकिन अब सवाल ये था कि अशोक ने ऐसा किया क्यों। तो इसे जानने के लिए अशोक की हिस्ट्री को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। अशोक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो एक सीधा साधा आम आदमी था और उसके पिता जो है वो कोविड से पहले रिटायर हो रहे थे। उसके जो पिता हैं वो भी सिंचाई विभाग में ही अमीन के पोस्ट पर काम करते थे और ठीक जिस दिन उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी उसके 1 दिन पहले उनकी मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हो गई थी। रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी जान चली गई। इसके बाद अशोक ने अपने पिता की जगह पर नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया। सरकार ने उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और अशोक को उसी सिंचाई विभाग में अपने पिता वाले पोस्ट पर अमीन की नौकरी मिल गई अनुकंपा के आधार पर। यानी वो जो बेटा था घर का वो भी सेटल्ड हो गया। लेकिन कोविड के दिनों से ही और अपने पिता की मौत के बाद अशोक को कुछ ऐसा सदमा या मेंटल सेटबैक लगा कि वो डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में जाने के बाद वो तरह तरह की हरकतें करता, अजीबोगरीब बातें बनाता और ये सारी चीज़ें जो परिवार के करीबी लोग हैं वो जानते थे। खासकर अशोक के दोस्त और अशोक के घर वाले ये सभी चीज़ें जानते थे। अशोक का चंडीगढ़ में इलाज भी चल रहा था और वो मेंटल इलनेस का यानी मानसिक रोग का ट्रीटमेंट चंडीगढ़ में चल रहा था। इस बीच जब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पुलिस को अशोक के इस दिमागी बीमारी को लेकर कुछ शॉकिंग बातें पता चली। कुछ दोस्तों ने और कुछ रिश्तेदारों ने पुलिस को ये जानकारी दी कि अशोक ये क्लेम करता था कि उसे जागते हुए खुली आंखों से कोई साया नज़र आता है। अब साया को आप बोलचाल की भाषा में भूत पिशाच कुछ भी कह लें या कोई रूह कह लें, कोई रूहानी ताकत कह लें, लेकिन अशोक ये क्लेम करता था कि वो कोई साया जैसा देखता है और ये साया उसे इंटिमिडेट कराता है, डराता है और उससे उसकी जान लेने की बात कहता है। अशोक इस साये को जो देखता था, जो उसके दिमागी फितूर ही मैं कहूँगा, इस साये को देखकर वो बड़ा फियरफुल था और उसे अक्सर लगता है कि ये साया मेरी जान ले लेगा। ये बात अशोक ने अपनी पत्नी और घर वालों को भी बताई थी और इसी बात को बताने के बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक और घर के लोग इतने डरे हुए रहते थे कि वो सारे के सारे लोग एक ही कमरे में सोते थे। यानी अशोक, उसकी बुजुर्ग माँ, अशोक की पत्नी, दोनों बेटे,
ये पांचों लोग एक ही बेडरूम में सोते थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन चूंकि अशोक को लगता था कि रात के वक्त में वो साया हमला कर सकता है, जान ले सकता है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, ये चिंता उसे सताती थी। इन बातों का भी जिक्र उसने अपने दोस्तों से और परिवार वालों से किया था, और अब अशोक ने इस घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसके अब तक के इन्वेस्टिगेशन से और सीन ऑफ क्राइम के मुआयने से, डेड बॉडीज़ की हालत देखने से ये लगता है कि बहुत क्लोज रेंज से सारे लोगों को पहले अशोक ने गोली मारी और ख़ुद भी उसने अपनी जान दे दी। और ऐसा करने के पीछे कुछ और नहीं बल्कि उसका दिमागी फितूर या मानसिक बीमारी थी, जिसमें वो जो है मौत के किसी साए से इतना डरा हुआ था, इतना एप्रीहेंसिव था कि उसे लगता था कि अगर मैं अकेला मर गया तो मेरे बाद मेरे परिवार के बाकी लोगों का क्या होगा। इसलिए उसने अपने पूरे परिवार को पहले ख़त्म किया और फिर उसने खुद भी अपनी जान दे दी। आमतौर पर हम भारत के जो लोग हैं, हम लोग मानसिक बीमारियों को कई बार थोड़ा इग्नोर करते हैं, और इसको लेकर थोड़ा सोशल स्टिग्मा भी है, क्योंकि किसी को भी अगर डिप्रेशन या इस तरह का कोई हेलुसिनेशन जैसी चीज़ होती है या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कोई बीमारी होती है, तो लोग उसके बारे में या तो बताने से कतराते हैं, और या फिर जो बताता है उसको लोग पागल कहते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि पागल कह के ब्रांड कर देते हैं, चिढ़ाते भी हैं। तो ये चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, वो इस घटना को देखकर, इस पूरे घटनाक्रम को सुनकर समझा जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर भी मेंटल इश्यूज़ है, उन मेंटल इश्यूज़ को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, बहुत अच्छी तरीके से उसे ट्रीट किया जाए, और ऐसे लोगों की लगातार काउंसलिंग भी होनी ज़रूरी है, जो मनोचिकित्सक साइकोट्रोपिक ड्रग्स देते होंगे और दिमाग को कंट्रोल में करने और सूदिंग के लिए जो दवाएं देते होंगे, उसके अलावा भी उन ऐसे लोगों की समझाइश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर, उम्मीद करते हैं कि कभी इस तरह की सोच हमारे समाज में भी और ज़्यादा लोगों तक फैलेगी और लोग मानसिक बीमारियों को लेकर जागरूक होंगे, जिससे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। अब तक की जो तफ्तीश है, ये सारी बातें मैं उसके हवाले से बता रहा हूँ। कल को अगर इसके इन्वेस्टिगेशन में कोई और नई बात आ जाए, कोई और थ्योरी सामने आ जाए, तो मैं उसका भी जिक्र आप लोगों के सामने ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इस कहानी में, इस पेशकश में इतना ही। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एटा उत्तर प्रदेश में एक शख्स ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी थी। और उस शख्स ने ऐसा क्यों किया था, उसके पीछे एक और शॉकिंग स्टोरी थी। उस कहानी को आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। तो मैं उनमें से कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों के नाम अपनी परिपाटी के मुताबिक यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगा। आइए कुछ नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं। शोभित पासवान ने कमेंट किया है, बहुत दुखद कहानी उन्होंने लिखा है। पीके चंद्रा ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि गुस्से में कोई पूरे परिवार को ख़त्म कर दे, ऐसा गुस्सा कहीं से भी जायज़ नहीं है, ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। प्रदीप भामदू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, वो भी कमेंट करते हैं। सुरेश गोंड ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि कलयुग जो है वो चरम पर है। जगदीश चांडीगढ़ जी रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर हमें हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि कहानी बहुत दुखदाई है और रोंगटे खड़े करने वाली है। राहुल ने भी कमेंट किया है, वाहेगुरु जी कहते हुए उन्होंने विश किया है, हाथ जोड़े हैं। मैं भी आपको हाथ जोड़कर आपका अभिवादन करता हूं राहुल जी। और इसके अलावा राजू विश्वकर्मा के नाम से एक आईडी है, तो बहुत स्वागत है आपका राजू जी। भाई साहब, आपका चैनल मेरे को नंबर 1 लगता है, आपके कहानी कहने का तरीका बिल्कुल अलग सा है, थैंक यू वेरी मच। संत प्रेमानंद जी महाराज सही बात बताते हैं, और ऐसा रेखा भट्ट जी ने कहा है, बिल्कुल सही बात। अनिल शाक्य जी ने भी कमेंट किया, फरीदाबाद से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, स्वागत है आपका। मोहम्मद दिलशाद ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आप कुछ बच्चों को भी समझाया करिए कि ये जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं, उससे घर वाले बहुत परेशान होते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समाज में जिस तरह का खुलापन है, जिस तरह के टीवी शोज़, जिस तरह के OTTs और मोबाइल में जिस तरह के कंटेंट लगातार आ रहे हैं, उसे देखकर बच्चों का बहक जाना, ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। तो दिलशाद जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में ना बच्चों को बहुत डांट फटकार करके या इन सारे गैजेट्स से और इंटरनेट वगैरह से दूर रख कर जो है आप उन्हें सही रास्ते पर नहीं रख सकते। सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे समझ में आता है वो ये कि बच्चों को जैसे ही वो थोड़ा सा एडल्टहुड के करीब पहुंच रहे हों, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेटा देखो, ये चीज़ें सही हैं और ये गलत हैं।
दुनिया में तुम्हें सही चीज़ भी मिलेगी और गलत चीज़ों से भी तुम्हारा एनकाउंटर होगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या लिफ्ट करते हो और किस चीज़ को अपने साथ रखते हो। जो भी तुम फैसला करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे तुम्हें भुगतने होंगे। पॉजिटिव फैसला करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, नेगेटिव फैसला करोगे, गलत फैसला करोगे तो उसका नुकसान होगा। तो ये बातें क्लैरिटी के साथ बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी सारे नए उम्र के लड़के लड़कियों से ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, करियर पर फोकस्ड रहना, पहले लाइफ में कुछ अचीव करना, माँ बाप को प्राउड फील कराना और उसके बाद अपने पर्सनल लाइफ और रिलेशन और अफेयर के बारे में सोचना, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर कुछ अचीव करने से पहले आप प्यार मोहब्बत, रिलेशनशिप और इन सारी चीज़ों में पड़ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका अल्टीमेट टारगेट है लाइफ में सेटल होने का, चाहे अच्छा बिजनेस करके हो, अच्छी नौकरी करके हो या कोई भी करियर ऑप्ट करके हो, शायद वो फिर पीछे छूट जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रायोरिटी डिसाइड करें। मैं प्यार मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ। पिंकीज़ ब्लॉग के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि मेरी बेटी का नाम प्रज्ञा है और कल प्रज्ञा का बर्थडे है, सर आप ज़रूर विश कीजिएगा। आमतौर पर तो शम सर ही बर्थडे विश करते हैं, मैं मतलब हमारे इस प्रोग्राम में वो परिपाटी मैंने रखी नहीं है, लेकिन ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है और मैं अपने आप को ब्लेस्ड और ऑनर्ड फील करता हूँ कि आपने मुझे चुना है कि मैं आपकी बच्ची को विश करूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरी ओर से और पूरे क्राइम तक परिवार की ओर से आपकी बेटी गुड़िया को, प्रज्ञा को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा रेखा भभोर जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। और फरजाना सिद्दीकी का कमेंट है, स्वागत। न्यूज़पेपर के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि मैं क्राइम तक में 7 से 10 बजे तक 20 बार खोल के देखता हूँ कि आपका शो आया है या नहीं। सो नाइस ऑफ यू, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। ये आपके अनकंडीशनल लव की निशानी है और मैं इस कमेंट की कीमत समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। चंदन सिंह ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा बिपिन लोहार का कमेंट है, नसीर अहमद साहब का कमेंट है। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम बैनर्जी सर लिखा है, तो मेरी ओर से भी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू आपको। शिव कुमार जी ने भी कमेंट किया है, जय श्री राम कहते हैं वो, मेरी ओर से भी आपको जय जय श्री राम दोस्त, बहुत धन्यवाद आपका। दलवीर सिंह ने लव यू लिखा है और इसके अलावा टीना ने भी कमेंट किया और कहा है कि जो घटनाक्रम मैंने जिसके बारे में आप लोगों को बताया वो बहुत सनसनीखेज था। तो फिलहाल इतना ही, बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।